प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई एपिसोड के साथ। ये खातून है, ये फरमाती हैं, ये मेरी एक ऑफिसर हुआ करती थी मेरे साथ, मैं उनके साथ काम किया करती थी, उनके घर पर मुलाजमा और घर की देखभाल वगैरह मेरी जिम्मेदारी थी। वो मुझे जान से बहुत अजीज़ रखती थी और जनाब बहुत अच्छी खातून थी वो, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और एक्सीडेंट के बाद इनके हाथ उनकी एक पर्सनल डायरी जो इनके हाथ लगी, तो उस डायरी के थ्रू इनको ये जनाब ने मालूम हुआ कि वो बज़ाहिर जो भी नज़र आती थी वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी और ज़िंदगी के बेशुमार दुख खामोशी और अकेले ही बर्दाश्त करती रहीं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम खदीजा है। 15 साल पहले की बात है कि मैं एक खातून जो बहुत ही नफीस हुआ करती थी और जनाब अली बहुत रहमदिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी, दुनिया में अकेली थी। उनके वालिदैन और उनकी बहन जो हुआ करती थी उनके साथ चारों अफराद कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली कि उस पर वालिदैन और बहन मौके पे हलाक हुई और ये अल्लाह तबारक तआला ने उनको ज़िंदगी दी और ये वापस सर्वाइव कर गई और आज फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। ये नौजवानी की बात है उनकी, जब उनके साथ एक्सीडेंट का मामला हुआ था और ये पढ़ रही थी उस ज़माने में और इतनी मेहनत से पढ़ा उन्होंने। जब उनकी जो वालिद साहब की ख्वाहिश थी इनकी कि बेटा आपने कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, ये उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी। जब ये दोबारा बिल्कुल सेहतमंद हो गई तो इन्होंने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खूब दिल आगे पड़ा, कहीं छोटी मोटी जॉब करते रहे साथ साथ। अब हुआ ये कि जनाब इन्होंने जब मास्टर्स कर लिया, मुख्तलिफ कोर्सेज प्राइवेट वो किए इन्होंने और जनाब अली इनको एक बहुत अच्छे इदारे में मुलाजमत मिल गई। इसी असना में उनके साथ कुछ ऐसे मामला हुए जो उस डायरी से हटकर इनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन डायरी जब इनके हाथ आई इनके इंतकाल के बाद तो उस डायरी के थ्रू उनको पता लगा जनाब उनकी ज़िंदगी में बेशुमार प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो अकेली फेस करती थी। सबसे अहम प्रॉब्लम ये थी जनाब, जब वो इदारे से जहाँ वो काम कर रही थी वहाँ से जनाब ने इनको एक अच्छा मकान मिल गया, डबल मंजिला, और वहाँ पर ये मुलाजमा और ये दोनों रहा करती थी और कोई भी इनका रिश्तेदार वगैरह नहीं था। जनाब ये कोई तकरीबन 25-26 साल की जब उम्र हो गई इनकी, तो ये वो उम्र होती है कि जब आमतौर पर इंसान शादी कर लेता है, ख़वातीन ख़ासतौर पर हमारे यहाँ, लेकिन उनको अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तमाम मामला उन्होंने साइड पर रख दिए। वो चाहते थे, इनके वालिद साहब वो चाहते थे कि ये कुछ बन जाए, कोई शादी वगैरह की झंझट नहीं पड़ी और आगे चलती रही, कामयाबी के मनाजिल तय किए। तो एक दिन क्या हुआ कि सक्सेसफुल ये हुई तो इनकी जो इदारा था उन्होंने जनाब अली खुश होकर इनको एक ट्रीट दी। लोगों ने इनको, जो पूरा इदारा था उन सब ने इनको विशेष वगैरह सब ने की, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा आप लोग सबको ट्रीट दूंगी, जब इन्होंने ट्रीट दी लोगों को, अपने तमाम उसमें जो स्टाफ था ऑफिस का वो प्लस उनकी जो सहेलियाँ थी वो शामिल थे, बेशुमार उनको तोहफे मिले। कमोबेश सारी जब बंदे की 11:30 बजे चले गए तो अपनी मुलाजमा जो कि ऊपर रहती ये नीचे रहती थी। जब जाने के बाद उन्होंने जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो एक तरह से पार्टी वहीं हुई थी, वहाँ से सारे तोहफे उठा के ये ऊपर लेके आई। तो जनाब अली वहाँ पर आके उन्होंने सारे गिफ्ट उनसे अपने बेड पे डाल दिए। ये जनाब एक एक करके तोहफा खोलते रही, देखते रही, तोहफा खोलती रही, देखते रही जनाब। उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये जो आपके परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, दुनिया भर के वो दिए ज़्यादा तोहफे में, क्योंकि ये परफ्यूम बहुत पसंद करती थी। तो वो सारे परफ्यूम निकाल निकाल के जनाब ने ड्रेसिंग पे रख रही थी। आखिर में एक तोहफा जिसपे कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, उसका कलर एक मखसूस कलर था जो मतलब वो जहन में उनके रह गया कि ये इस कलर का तोहफा बगैर नाम के वो उनके जहन में रह गया था। anyway, तो अब वो जब खोलने लगी तो कुछ नहीं, उनके हाथों में लर्जिश जैसी थी, वो खोलना चाह भी रही थी लेकिन वो मतलब वो डर रही थी, खौफ ज़्यादा थी इससे। किसी न किसी तरीके से जब खोलने की कोशिश की ना, एकदम उसके अंदर से फुर्स की आवाज़ आई और वो उनके हाथ से छूट गया। और जनाब इस ज़रा सी आवाज़ की वजह से उनका ध्यान ड्रेसिंग टेबल पे, ड्रेसिंग पे, तो वो तमाम के तमाम बॉटल्स एकदम झटके से नीचे फर्श पे गिर गए, कोई भी बॉटल बची नहीं। तो ये उनके लिए बड़ा अचंभे की बात थी। अच्छा, उससे बेशतर ये घर में जब ये सोती थी तो कुछ अजीब व गरीब ख्वाब देखती थी वो। तो उस ख्वाब में देखते कि लंबा तड़ंगा बंदा है, अजीब व गरीब शक्ल है उसकी, काला चेहरा है और जनाब मेरी दूर से वो नज़र आता था, ओवरकोट पहना हुआ, कैप लगाया हुआ। तो वो बड़ी मतलब खाइफ होती थी उस ख्वाब से। और ये जो तोहफा जो इनके पास आया तो वो एकदम इनके जहन में पता नहीं क्या आया कि शायद ये
इसी टाइप के किसी बंदे ने मुझे भेजा होगा जो मुझे डराना चाहता होगा। जो परफ्यूम की शीशियाँ गिरी और टूटी, इसी असना में उनका जो यूपीएस है वो खराब हो गया। लाइट भी नहीं थी, जब उनका यूपीएस भी खराब हो गया। अब अंधेरे में फुल बिल्डिंग डूबी हुई, ये बड़ी मतलब परेशान है कि वो एकदम जो खौफ का झटका उनको लगा वो, प्लस ये मतलब नीचे फर्स्ट फ्लोर पर अपने जो मुलाजमों को जिसको बुला के जनाब मेरी सारा फर्श साफ करवाया। तो इसका जिक्र भी उन्होंने डायरी में बहरल किया था। दूसरी बात जो तब वो जो उनके हाथ से गिरा था तो सारे परफ्यूम की शीशे वगैरह साफ कर दी, बाकी सामान उन्होंने एक नज़र देखा, पूरा कमरे के अंदर झुका तू था, लेकिन वो जो तोहफा था जो उनके हाथ में आया था इसको खोलने की कोशिश की थी और ये एक्सीडेंट हुआ था, वो तोहफा गायब था। बहरहाल उसके बाद दूसरा इनके साथ हादसा ये हुआ कि ये दूसरे दिन जब सुबह उठे सो के तो जनाब ये फ्रेश व्रेश होके जनाब ये अपना मुलाजमा ने नाश्ता वाश्ता लगाया, ये फ्रेश होके जनाब नाश्ता करने बैठे थे। उनकी जैम की जो शीशी थी उसमें से वो जैम निकाल के लगा रही थी, अचानक वो हाथ से छूट गई और छूटने की कोई वजह उनकी समझ में नहीं आई कि आया मेरे हाथ से जैम की शीशी छूटी कैसे। अगला जो मामला ये हुआ कि जनाब ये ऑफिस जा रही थी, अचानक ही ये ड्राइव करते करते एकदम ख्याल आया उनको कि रोड खाली जरा तेज़ चला जाए। जब तेज़ चलने लगी तो सामने से एक गाड़ी आई, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया, वरना गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी समझ लीजिए। ऑफिस गई तो काफ़ी देर गुमसुम बैठी रही, वापस जाने लगी घर पे उसी कार के वजह तो टायर पंक्चर हो गया रास्ते में, उसी मुकाम पर जहाँ पर वो एक्सीडेंट होते होते बचा था इनका। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा, टैक्सी पकड़ी, घर आ गई। अगले रोज क्या हुआ कि एक और गिफ्ट पैक इनको मिला, वो भी उसी कलर का था। अब जब डरते डरते उसको खोला है, खोल के जब पता लगा उसके अंदर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा तय किया हुआ है। अब इन्होंने जब खोला तो जब उनको अंदाजा हो कि जनाब ये तो सिला सिला कफन है, तो इनके पसीना आने लगे कि ये कफन भेजने क्या मतलब होता है, उसको डराना धमकाना मकसद होता है। ये भी पसीने इनको आ रहे थे और सोच में डूबी थी, अचानक फ़ोन की घंटी बजी और एक अननोन नंबर से उनको एक कॉल आती है। तो कहने भी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, अपनी जो भी ज़रूरी काम काज कर लो, हमारा टाइम बहुत करीब आ रहा है। और एकदम डांट के इसने पूछे तुम कौन हो, ऐसा भोंडा मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ, है ना, तो तुम ख्वाब वाले, तुम ख्वाब में भी तुम ही नजर आते मुझे, ये वो मतलब वो उसने अच्छी खासी दिल की भड़ास निकाली। उसके बाद जनाब ये हुआ ये कि ऑफिस से वापस आ रही थी, बीच रोड में एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा हुआ, बिल्कुल वही जो उसके ख्वाब में नजर आता था, वही हुलिया। ये एकदम चौंकी, लेकिन क्योंकि बीच रोड में खड़ा हुआ था, जगह नहीं दे रहा था वो, एक तरह से उसको करीब जाके उसने हॉर्न लगा दिया, नहीं वो हटा, वो एकदम गुस्से में ना वो करीब गई, करीब जाके बहुत उसको ज़ोर से मतलब डांटा कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, बीच रोड में खड़े हो, तुम साइड पे खड़े हो जाओ, लोगों क्यों परेशान कर रहे हो। उसने यूँ पीछे हाथ किया, उसके हाथ में एक पैकेट था, वही गिफ्ट रैपर्स उसका वही था। ये चौकी कह रही ये क्या, कह रही ये तुम्हारे लिए, आप इसको घर जाके देखना। कह रही नहीं चाहिए मुझे, ये अपने पास रखो। कह रहे तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। वो अचानक गायब हो गया। अभी उसने हाथ में नहीं लिया था, उसके गायब होते से अपने हाथ में देखा तो वो पैकेट उसके हाथ में आ चुका था। उसका बंदे का मिलना, अचानक गायब हो जाना, वो भी एक खौफजदा थी उससे बहुत ज्यादा। वो जो पैकेट था वो घर लेके आए जनाबे लिए, उसके अंदर एक छोटा सा मुजस्सिमा था जो बिल्कुल इनकी शक्ल का था। उस स्टेचू की गर्दन ऐसे कटी हुई थी और प्लस वहां पर खून का निशान था। अब एक दो दिन पहले कफन भेजा और फिर जनाब उसने कहा कि भाई तुम्हारा वक्त कम है, फिर स्टेचू भेज दिया, वो गर्दन कटा हुआ, तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गई, बहुत परेशान थी वो हद से ज़्यादा। नहीं उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो मतलब उसकी जगह कोई और होता तो खुदकुशी कर लेता वो, लेकिन वो बड़ी बहादुर खातून थी। हुआ ये कि जनाब अपने लाइब्रेरी में से कुछ वो देख रही थी ऐसी पसंद की चीज़ें कि जो वो निकल आए किताबें वगैरह, तो वो कोई भी किताब लेके अपना टाइम पास करे, जहन थोड़ा सा उस तरह से हटे। किताबों में से एक किताब निकाली तो कुछ और समझ के, लेकिन जब उसको अनुमान देखा मौत का मंजर, तो उनकी हवा ख़राब हो गई। यानी हर वो चीज़ जितनी भी उनके साथ पेश आ रही थी वो सारी उनके मौत की तरफ इशारा कर रही थी। इससे सारे मामला जब होते हैं तो इंसान को अपने माँ बाप याद आते हैं, वो उनके साथ बीते हुए दिन याद आते हैं, बचपन याद आता है। तो अलगर जी अपने माँ बाप को मिस करती रहीं। वो फिर एल्बम निकाला उन्होंने, एल्बम निकाल के माँ बाप की तस्वीरों को देखा उन्होंने, बहन की तस्वीरों को देखा, फिर उसकी अपनी तस्वीरें भी उसमें थी। लेकिन वो एक बात देखकर बहुत बुरी तरह चौंकी कि माँ बाप की तस्वीर तो बिल्कुल फ्रेश थी, मतलब साफ़ सुथरी थी, वैसी जैसी थी, बहन की तस्वीर वैसी, लेकिन उसकी अपनी तस्वीरें बहुत खस्ता हालत थी सारी।
यानी जैसे बहुत पुरानी तस्वीर हो, घिसी पिटी हो। तो हालांकि एक ही तस्वीर में सब खड़े हुए, उसकी अकल काम नहीं कर रही, यही क्या, ये कैसे पॉसिबल है। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो खस्ता हालत थी, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था रेड कलर का। उसकी जो हालत बिगड़ी है, कप कपा रही थी पूरी तरीके से, ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया, मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहे ही नहीं। अगले रोज़ जनाब ये ऑफिस जाने के लिए जब उठी हैं, तो होता तो ये है कि जनाब इनको अचानक एक पैकेट मिलता है। ये अपने ख्याल तो गुम जा रही थी, तो हमें जो पैकेट इसने पीछे दरअस पे डाल दिया सीट पे। अब वो गाड़ी बड़ी तेज़ चला रही थी, वो उसकी वजह की रोड बिल्कुल खाली था। अब वो जहन मेरा परेशान था, मैंने थोड़ा एक्सीलेटर पे पैर ज़रा ज़ोर से दबा दिया ताकि घर जल्दी पहुंचूं। जब उसको एहसास हुआ तो सामने से बड़ी स्पीड से ट्रक आ रहा था। जैसे उसको एहसास हुआ कि ये सामने ट्रक आ रहा है, मेरा पैर मुसलसल वो प्रेस हो रहा है, एकदम उसने एक्सीलेटर से पैर हटाया, जनाब मेरे ब्रेक पे पैर रखा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुकी थी, क्योंकि वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का। और जनाब सीधी कार जाके उसने हिट कर दी ट्रक में। उसका उसी वक्त इंतकाल हो गया। जब उसको गाड़ी से निकाला गया, उसकी हालत बड़ी बुरी थी। और वही जो खातून जो उनकी मुलाजमा थी, वो जो जिनको अपनी दुख दर्द कर लेती थी, शेर वगैरह बहनों की तरह रखती थी उनको, जब उनके हाथ में डायरी आई तो इन्होंने डायरी वगैरह खोली, वो सारी चीज़ें पढ़ी। वो खुद भी कोई नाम नहीं दे सकी क्या, या इस कहानी को क्या नाम दिया जाए, लेकिन वो जो भी था उसके ख्वाब में आने वाला, और सामने गाड़ी के बीच में अचानक रोड पे आ जाने वाला, ना तो वो कोई जिन लग रहा था उसको, और लेकिन बहर उसकी अकल काम नहीं कर रही थी। आया वो था तो था कौन। वो एक साहब ने मुझे मेल की है अपने एक दोस्त के बारे में, जिनकी शादी कमोबेश कोई 30-35 साल पहले हुई थी। उनकी शादी की तकरीब में वो गए थे, और एक दोस्त की हैसियत से वो काफ़ी उनके करीब करीब रहे। उनकी जो भी शादी में उनके साथ मामलात हुए, या शादी के बाद भी जो वाक़यात हुए, क्योंकि वो क्लोज़ दोस्त थे तो इसलिए वो हर एक चीज़ के बारे में जानते थे। तो दूल्हा जो उनके दोस्त थे, उनका नाम था विशाल। जिनसे शादी हुई थी उस खातून का नाम था जनाब सोनम। और वो मतलब बिल्कुल जिस्मानी तौर पे, शक्ल सूरत में, तालीमी लिहाज से, हर लिहाज से मतलब कमोबेश एक मिसाली मतलब शादी थी, और बड़ा मतलब अच्छा और ज़बरदस्त तरीके से वो शादी हुई। और 3-4 दिन तक शादी का हंगामा ख़त्म जब हो गया, शादी वाले दिन जब वो फारिग हो गए सारे मामला से, तो उनको ले आई वो लड़की को अपने घर पे, विशाल की वालदा। रस्में जो होती हैं आमतौर पे दूल्हा के घर पे। तो फिर ये फारिग हो के जनाब जब उनके अपने कमरे में जाते हैं, जाके देखते हैं जनाब वो जो उनकी बेगम सोनम साहिबा वो नहीं होती अपने बेड पर। बाथरूम की तरफ उनकी नज़र पड़ती है, वो समझ जाते हैं शायद बाथरूम गई होंगी। एनीवे बहर वो 5-10 मिनट वेट करते हैं। वेट करने के बाद जनाब अली वो जब वो बोर होने लगते हैं इंतज़ार करते करते, उन्होंने दरवाजे को नॉक किया। नॉक पे उनका कोई जवाब नहीं वसूल हुआ, तो फिर उन्होंने 5-10 मिनट वेट किया। लेकिन 10 मिनट वेट करने के बाद उनसे जब वेट मज़ीद उनके लिए करना मुश्किल हो गया, और उनको मतलब अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे, तो उन्होंने दरवाजे को ठोक ठोक के बजाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। 6 कदम पीछे गए और आते भाग के आए, और जनाब दरवाजे से टकरा दिया उन्होंने अपना कंधा, जिससे दरवाज़ा टूट गया। बहरहाल जब दरवाज़ा टूट गया तो अंदर जाके देखा तो उनकी दुल्हन थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। वो एकदम परेशान हो गई। उठा के उनको फटाफट गोद में उठाया, जनाब बेड पे लेके लिटाया, और फटाफट जाके वालदा को बताया, बहनों को बताया। तो बिल्डिंग में ही उनके यहाँ एक डॉक्टर हुआ करते, वो फटाफट उनको लेके आए। उन्होंने जाके जनाब सोनम को बहुत अच्छे से चेकअप किया, तो कहने लगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये, लेकिन क्या है ये शायद शादी के हंगामों की वजह से बेआरामी और बेसकूनी, तो ये तमाम मामले जब होते हैं तो कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त से बाहर होता है। तो ये अंडर स्ट्रेस हुई और जनाब ये बेहोश हो गई, और कोई वजह नहीं है खास। इनको सोने दें। तो उन्होंने क्या किया, तौलिया गीला किया और उनके ना माथे पे और चेहरे पे जैसे डाला तो एकदम वो चीखती उड़ गई। लेकिन जिस अंदाज में वो चीखी थी ना, उससे वो सारे घर वाले परेशान हो गए थे। तो वो कहने भी क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया था। वो कुछ नहीं कहा उसने। दोबारा उसने आंखें बंद कर ली। वो चीखों के दौरान ही उनको अंदाज़ा हो रहा था कि यार ये मतलब नॉर्मल नहीं है। तो बहरहाल जब वो दोबारा बेहोश हो गई तो उन्होंने क्या किया कि उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि भाई देखें, अगर इसको इस तरह जागती रही, सोती रही, जागती रही, तो ये अंडर स्ट्रेस ही रहेगी, इसको ज़रा सुकून की ज़रूरत है। तो मैंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया, अब ये सुकून से सो जाएगी। और इतना कहना था, एकदम उनकी दोबारा आँख खोल के चीखना शुरू कर दिया उन्होंने, दुल्हन ने। चीख पुकार में वो
कभी इसको देखें कभी उसको देखें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब को ये इनकी जब भी चीख पुकार नॉर्मल हुई तो डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ने के लिए गए, पूछा कि भाई कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सी बात तो नहीं? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, कमरे में कोई भी नहीं, अकेली आप जाओ, उनसे गपशप मारो। वापस जाने के रास्ते ये मुड़े थे तो उस कमरे से, जो दुल्हन का कमरा था उनका, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। जैसे एकदम घबरा के अंदर कमरे में गए, देखा तो पूरे कमरे का हुलिया बिगड़ा हुआ था। हर चीज़ जो सी थी, वो दुल्हन की ड्रेसिंग की तमाम चीज़ें जो सी वो जना मेरी फर्स्ट पे पटकी थी बुरी तरीके से, और तोड़ फोड़ दिया सारी चीज़ को। तो बड़े परेशान हुए, लेकिन कहीं भी इनकी जो वाइफ थी वो नज़र नहीं आई। वो बड़े परेशान हुए, फ़ौरन समझ में आ गया उनको ये बाथरूम में ही होंगी। अब जैसे ही बाथरूम में घुसे तो देखा तो बाथरूम में है ही नहीं वो। तो बड़े हैरान परेशान, जैसे पलट के आए तो घर वाले काफ़ी हद तक कमरे में आ चुके थे। अब सब तलाश कर रहे हैं उसको। तो एक बच्चा, उनका भतीजा था गालिबन या भांजा घर है, उसने आवाज़ दी, ये देखो ये बैठी चाची। उसके मुताबिक जब देखा तो जहाँ वो बेड के नीचे घुसी हुई थी। वो नीचे झुक के देखा, कहने भी हाँ भाई तुम नीचे क्या कर रही हो यहाँ पर, बाहर निकलो। तो बड़ी ज़ोर से हंसी वो। अच्छा, उसके हंसने में एक अजीब व गरीब सी मतलब इबनॉर्मलिटी थी। तो बेवकूफ़ाना उसके अंदाज से ज़ाहिर होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो वो समझे कि शायद वो नींद का इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने, शायद इससे कुछ मामला ऐसे हैं। उसको बाहर निकाला। विशाल ने पूछा, ये सारा तोड़ फोड़ कर दिया आपने, क्या किया? तो वो कहने लगी हंस के कि मैंने नहीं किया, ये सोनम ने किया है। अब ये चीज़ मतलब सारे दिल दहला के सबको, यार ये क्या कह रही है, ये कौन है, ये क्या क्या कह रही है? बस इतना कह रहा था, एकदम वो नीचे गिरी और फिर बेहोश हो गई। उन्होंने क्या किया, उसको बिस्तर पे लिटाया और उसको सोने दिया। उसके बाद उसको तनहा छोड़ दिया। मेरा दूल्हा साथ में उसके रहा रात भर तीमारदारी में कि शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए, कब उसकी आँख खुल जाए। तो ये परेशान किया, ये क्या हुआ? मुझे तो खुशी के स्टार्ट से ही मतलब ये बदनज़मी ज़िंदगी में पैदा हो गई। बहरहाल जब सुबह आँख खुली उसकी, वो नॉर्मल थी, और तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते वो बिल्कुल नॉर्मल रहे वो लोग। अच्छा, इसी असना में कोई किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ, हंसी खुशी सारे घर वाले रहते। तो इस तमाम वाक़े को जो फर्स्ट टाइम हुआ था सब भूल भाल गए। तो उसकी वालदा ने उसको हनीमून के लिए कहीं भेज दिया, बहुत पुरफ़िज़ा मुकाम पर। वहाँ जब पहुँचे हैं, बड़े पुरफ़िज़ा मुकाम पे बड़ा एंजॉय किया उन्होंने 2-3 दिन। उनसे मतलब काफ़ी क्लोज जब हो गए 2 से 3 दिन, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो गई आपस में। तो बड़ा खुश खुर्रम ज़िंदगी उनकी एक तरह से डगर में चलने लगी। फिर अचानक क्या हुआ कि इनको जाना था कहीं, यहाँ पर सूरज निकलता है या ग़ुरूब होता है तो मुकाम ज़रा वाज़े होते हैं वो जगहों पे, कुछ जगहों पर। तो वहाँ गए कि चलो यार सुबह सुबह जाएंगे हम। वही खुश होती कि नहीं ठीक है, वो भी तैयार ज़हनी तौर पे। अब वो सुबह नहाने के लिए चली गई। अब नहाने के दौरान जब मुंह पे साबुन लगा हुआ था तो इनका जो साबुन था वो उनके हाथ से छूट गया। तो उन्होंने नीचे बैठ के बंद आंखों से ही टटोलना शुरू किया साबुन। तो उनको ऐसे लगा किसी ने उनका हाथ पकड़ा है और उनके हाथ में वो साबुन दिया है। उसने फटाफट साबुन रखा और फटाफट मुंह में पानी डाल के दाएं बाएं ऊपर नीचे खूब, यानी बाथरूम की चादर देखने लगी। बाथरूम में कोई नहीं था। तो याद आ कि टावल तो वो रह गया बाहर। तो उन्होंने बाहर हाथ किया दरवाजे से बाहर, उनको आवाज़ दी अपने हस्बैंड को कि विशाल मुझे टावल दे दीजिएगा। और विशाल साहब जनाब मेरे टावल देने के लिए गए दूसरे कोने में। जब टावल लेके वापस आ रहे थे तो उनके जो डायलॉग थे वो उनके वो सुनने में आए। उनके बड़े मतलब अजीब व गरीब मजाक में कह रही थी कि छोड़ो ना, हटो ना, क्यों मस्ती कर रहे हैं, मुझे बाहर तो निकलने दें। और विशाल साहब को काटो खून नहीं, वो परेशान कि यार ये क्या कह रही है, इससे बातें कर रही है इस किस्म की। तो सारे इस किस्म की बातें तो हर एक से नहीं की जा सकती। अभी परेशान, जैसे ही मुड़ के आया तो इतनी चीखों की आवाज़ उसकी बाथरूम में निकल आ रही थी कि इसकी कोई इंतहा नहीं। वो एकदम दरवाज़ा खींचा, उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसको पूरा हाथ ज़ख्मी था सोनम का। तो पता ये लगा जनाब कि जिन साहब ने उनका हाथ खींचा था, इतने शदीद तरीके से खींचा था कि उनका हाथ जो सा दरवाजे की वजह से खींचा खाची उनको ज़ख्मी जो हुई। तो वो विशाल परेशान होकर बाहर जब लेके आए, उनको ड्रेसिंग वेसिंग की, कुछ मतलब देखा उनके ज़ख्म वख़म, ड्रेसिंग करने के बाद उनको लिटा दिया। अब वो परेशान कि यार ये क्या वाक़या हुआ मेरे साथ, क्योंकि जो शादी के दौरान उनके यानी सुहागरात के दौरान जो वाक़यात हुए थे वो क्या कम थे, ये दोबारा शुरू हो गए। बहरहाल ये सबर के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वो जो प्रोग्राम था उनका पूरा दिन घूमने फिरने का, ये वो सारा का सारा गारत हो गया। इन्होंने वेट किया, वो सारा दिन सोती रही आराम से सुकून से, ये भी पड़े रहे घर पे। दूसरे दिन तो शॉपिंग के लिए लेके गए उनको। बस वो तबीयत जब बेहतर महसूस की उन्होंने क्या किया, उनको लेके चल दिए
कि चलो यार मैं शॉपिंग करवा के लाता हूँ आपको। तो रास्ते में उनको बस स्टैंड पर ना वहाँ एक शॉल की वो शॉप नज़र आई। तो वो शॉल नज़र आई ना दूर से, तो उनको गाड़ी में छोड़ के वो गए शॉल लेने के लिए। वहाँ बड़ी खूबसूरत एक शॉल उनको पसंद आई। उन्होंने बोला चलो सोनम को बहुत पसंद आएगी, ये ले चलता हूँ। वो शॉल लेके जब आए तो उन्होंने वो खिड़की से ही उनको दिखाई शॉल। बड़े गौर से शॉल को देखा। कहती है कि बड़ी अजीब-व-गरीब अंदाज में सोनम कि मुझे भी ये शॉल चाहिए। तो विशाल साहब ने समझा कि ये मजाक कर रही हैं, तो उन्होंने भी दोहराया मजाक इसी अंदाज में। कहने लगे नहीं बॉस, मैं तो एक ही दूंगा आपको। तो वो एकदम पारा हाई हो गया उनका, सोनम का। तो कह रहे नहीं, मुझे मुझे भी चाहिए बस, जाओ एक और लेके आओ कंगले फकीर। वो बड़ा हैरान कि यार ये क्या पब्लिक के सामने बकबक कर रही है। वो चुपचाप गया और जाके एक और शॉल ली और चुपचाप आके बैठ गया उसके साथ। जब ये वापस आ रहे थे वहाँ से, वहाँ पर एक जो आमतौर पर आपने देखा रोडों पर मशीनें लेके बैठते हैं, वेटिंग मशीन। तो आमतौर पर लोग शौकिया करवाते रहते हैं वेट वगैरह। तो बहरहाल इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो यार शुरू में वेट करवा देते हैं। तो उनका जब वेट करवाता है, औरत जात आपको पता है कि बहुत कि वेट के हिसाब से ज़रा मर्द के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। उनको अंदाज़ा था कि 65 उनका आइडिया था कि इनका वेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जब वेट किया तो पता लगा 135। अब वो कभी वेटिंग मशीन वाले को देखें, कभी उन्होंने बेगम साहब को देखें, कहने लगे कि आपका जो वेट है मेरे हिसाब से 65 होना चाहिए। चले 65 तो आपका अपना वेट है, बाकी जो वेट है वो क्या आपके जो स्ट्रेसेस जो आपने पाले हुए हैं उनका वेट है क्या। तो हंसी मजाक में बात ख़त्म हो गई। अब जनाब मेरी जब वो होटल पहुँचे, वो विशाल ने जब शॉपर रखा तो उन्होंने सोनम की नॉर्मल थी। सोनम ने जब वो निकाली शॉल, 2 शॉल एक जैसी। तो तंजिया अंदाज में कहने भाई वाह वाह विशाल साहब, आप तो बड़े समझदार हैं, बिल्कुल एक डिज़ाइन के 2 शॉल ले लिए आपने। कहा तो आप कम खर्च वाले 12 नशीन वाले और बड़े मतलब तरीके से चलने वाले, तो 2 शॉल एक तरह की लेने की क्या तुकबंदी थी। अब उसको जहनी सतह पर उसके जो मामला थे ना, उसको शक हो रहा था कि यार ये जो बंदी नॉर्मल नहीं है। तो वो जो खुशी के लम्हा जो गुजारने के लिए आए थे वो गारत हो गए उसके। तो अब वो जहन में उसकी चीज़ें पल रही थी, मुसलसल वो सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में। मेरी किस अंदाज में बोलती है, किस अंदाज में एकदम अचानक पल में तोला पल में माशा रहती है। और इसका वेट, वो और ज़्यादा परेशान कि यार वेट इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है इसका। तो उन्होंने फौरी तौर पे इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर टिकट्स खामोशी से करवाई और जनाब अचानक सोए सुबह। अच्छा वही जो वापस जाते हुए जैसे उनको 2-3 ज़राए से जाना पड़ा, ऐसे 2-3 ज़राए से वापस भी आना पड़ा था। तो शुरू में उन्होंने क्या किया, जो वो बाय बस सफ़र किया। बाय बस के बाद जनाब बाय फ्लाइट जब पहुँचे तो उस सफ़र के दौरान उन्होंने जनाब देखा कि ये पूछ रही हैं मोहतरमा कि भाई विशाल ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने जब जगह बताई कि ये है, तो कि हम जा कर रहे हैं, उन्होंने बताया घर फलानी जगह। तो कहने भाई मुझे ऐसा करो ना, मुझे अपना एक एक जगह का नाम लीजिए कलकत्ता में है। यानी वहाँ से काफ़ी दूर थी, अगरचे वो रास्ते में पड़ रही थी। कलकत्ता रास्ते में था लेकिन पूरा शहर तो ज़रा कलकत्ता का रास्ते में नहीं था, एयरपोर्ट से ज़रा दूर था वो। तो वो कहने कि मुझे वहाँ ले चलो। बंगाली ज़ुबान से वो बिल्कुल नाबलद थी, एक लफ्ज़ बंगाली नहीं आता था उनको। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बात की है बंगाली में, बड़े रोज़दार अंदाज में, मुझे वहाँ लेके चलो। तो अब इसको बंगाली का लफ्ज़ नहीं आता था। कह रहे क्या बोल रही हो, दोबारा बोलो, मुझे समझ में नहीं आई। फिर उसने दोबारा रिपीट किया, ज़ोर से रिपीट किया ना। तो पीछे पैसेंजर की खातून बैठी हुई थी, वो बंगाली आती थी। कह रही थी कि जनाब ये वो फलानी जगह जाने की ज़िद कर रही हैं, जो बड़ा मशहूर है वहाँ का इलाका। तो वो एकदम दांत पीसते उसको कान के नज़दीक जाकर उसको कहा कि देखो अगर तुमने कोई यहाँ पर फ्लाइट में कोई किसी किस्म का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की ना, मैं आपको बाहर निकलते ही फ्लाइट से तलाक दे दूँगा। मैं इस कदर परेशान हो गया तुमसे कि अब मज़ीद आपकी जो बकवास है, उल्टी सीधी हरकत है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बहरहाल ये कि वो उसकी जो एकदम खूंखारी एकदम जो भर के बाहर आई, तो एकदम झाग की तरह गुस्सा उसका बैठ गया, उसकी आवाज़ नॉर्मल हो गई। कहने लगी कि अच्छा सॉरी अब नहीं करूँगी, ये कह के खामोश। अब ये बहरहाल मुख्तलिफ ज़राए से जब घर पहुँचे हैं, घर पहुँचने के बाद वहाँ जाके जनाब अली तमाम वाक़यात, तो दोनों बैठे हुए थे, वो सब बातें बताया कि ऐसे ऐसे यूँ 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 यूँ। बहरहाल मुझे मज़ा नहीं आया, मैं वापस आ गया।
तो बहरहाल वो अपनी वाइफ को लेके जब जाने लगे अपने कमरे की तरफ, तो पीछे से उसकी वालदा कहने लगी कि मज़ा कैसे आएगा, अबे भूतनी से तो शादी कर ली। अच्छा, ये पीछे आमतौर पर ख़वातीन का होता है ना कि वो ये मेरे घर के सुकून के गारत होने की असल वजह क्या है, तो पीर फ़कीर और ये वो जनाब अली वो सारे मामला अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो उनसे मुख्तलिफ ज़राए से उनको पता लगा कि जनाब ये कौन है। बात सुननी थी तो सोनम एकदम पीछे पलट के बोलती है गुस्से से कि हाँ ना, की है ना शादी भूतनी से। बस इतना कहना था। बहरहाल ये कि वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मतलब सुकून से जब टाइम गुजर गया, जब देखा बहुत ज़्यादा सुकून से गुजर गया, इतना रास नहीं आता उनको सुकून, तो ना कुछ ऐसा मतलब मीख निकालना शुरू कर दी बातचीत में कि मिशाल आप जल्दी आ गए, मुझे मज़ा नहीं आया, ये वो। अगले मज़ा कैसे आता, तुम उल्टी सीधी हरकतें करती रहती, जहाँ भी जाती है नई सूरत क्रिएट कर देती। तो उसने ऊंची आवाज़ में बात की तो वो फिर एकदम उसका मूड बिगड़ गया। बहरहाल नहाने के लिए चला गया ये। तो नहाने के बाद क्या किया उन्होंने, ड्रेसिंग टेबल पे गए, उनके शीशे से नज़र आ रहा था पीछे बैक साइड में उनका बेड, जिस पे मोहतरमा बरजमान थी यूं करके। तो वो खुद ही हम कलामी में यानी खुद ही बातें कर रही थी खुद से। तो आवाज़ बड़े गौर से इन्होंने सुनी। वो कहने लगी कि ये तुझे वहाँ लेके नहीं जाएगा जब तू जाना चाहती है, ये नहीं लेके जाएगा, देख लेना ये नहीं लेके जाएगा। अच्छा तू तो लेके जाएगी ना मुझे। और ये एकदम गुस्से से भर के जो पलटा है ना, कह रहे तेरा दिमाग खराब है, किस किस्म की तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया, तुमने 3 महीने में मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया, मेरे किस कमीने ने मतलब मुझे ये मशवरा दिया था शादी करने का तुम जैसी औरत से। अब एकदम फट पड़ा ना, और जब ये फट पड़ता था तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती थी। अब वो जनाब खामोशी से वो करवट ली, उसने उस तरफ मुँह किया और सो गई। ये भी करवट लेके सो गए। तकरीबन रात को कोई 1-2 बजे ये उठे तो ये गायब। ये समझ के बाथरूम में गई होंगी। इंतजार करते करते काफ़ी देर जब गुजर गई तो बाथरूम में जाके देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई भी नहीं। अब जब ऊपर गए तो जनाब ने देखा तो छत के एक कोने में बैठी हुई रो रही है, और इस तरह रो रही है जैसे इसके साथ बड़े इंतहा जुल्म के पहाड़ तोड़े गए इस पर। तो अब इनका पारा आई विशाल साहब का, चाहते इनका बस नहीं चल रहा था, इनका गला दबा दे। यानी इतना शदीद गुस्सा, यानी बर्दाश्त से उसके बाहर हो गई थी। तो उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, पूरे घर में तलाश करता फिर रहा हूँ तुम्हारा, ये कोई तरीका है आप रात के इतने बजे तुम जाके यहाँ बैठी हुई हो। उसको डांट डपट के ले आता नीचे। अब बड़ी मुश्किल से रात को नींद आती है इनको दोबारा। बहरहाल जब वो सुबह हुई तो उन्होंने एक फ़ैसला किया। सुबह वालदा से इजाज़त दी और उन्होंने जनाब टिकट विकेट लिया उस इलाके के जहाँ वो जाना चाह रही थी। ये पहुँच गए वहाँ पर। अब जब वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए उस मुकाम पे पहुँच गए जहाँ पर इनका जो भी इनका रिक्वायरमेंट थी, वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो ये लो तुम्हारा वो मुकाम आ गया जहाँ तुम भुलक रही थी इतने दिन से, लो तुम्हारी पसंद का इलाका आ गया। बिल्कुल थर्ड क्लास इलाका था वो, बिल्कुल गंदा गलीज किस्म का इस टाइप का। तो अब वो ना अजीब व गरीब का जो हंस रही है कभी रो रही है, मुख्तलिफ उसके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे थे वो समझने से कासिर था। उसने उसके हाल पे छोड़ के सुकून से बैठ के तमाशा देखा था। उसके बाद वो जनाब वो गिरी और बेहोश हो गई। तो अब वो कह रहा है मुँह बड़बड़ा रहा है कि इसका गिरने के नाटक बहुत हैं और बेहोश होने के नाटक बहुत किए इसने, ये फिर इस नाटक पे आ गई। बहरहाल उसने उसको उठाया और जनाब अली एक जगह उसको बिठाया, सुकून से पानी की छींटे मारे, जूसेस वगैरह वो उसके दिए, होश में ला के कुछ नॉर्मल होते होते अब वो चारों तरफ देख रही है। कह रही विशाल हम तो हनीमून मनाने के लिए गए थे ना, अब हम लोग कहाँ पर हैं यहाँ। अब वो आके फाड़ के उसकी शक्ल देख रहा, वो समझ गया कि जनाब वो तमाम चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद थी वो अब मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त से लेके इस वक्त तक के जितने मामला हुए वो उसकी कम अज़ कम ये सोनम के मालूमात में नहीं है। वो कह रहे नहीं बस हम यहीं आए थे, वहाँ से बस निकले थे, हम चलो यहाँ भी एक काम था मुझे, मैं यहाँ ले आया आपको, चलो घर चलते हैं हम। कहते हाँ मैं घर चलता हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत। घर लेके गए और जनाब वालदा को आंखों का इशारा किया कि मैं उसको घुमा के आया हूँ। बहरहाल उसको वालदा को दबे अल्फाज में समझा के बैठ ले गए, जाके कमरे में जो सोइए डट के। ये कह रहे उस दिन के बाद जनाब सोनम और विशाल की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मतलब हादसा नहीं हुआ। अब विशाल साहब जनाब कहाँ उसको उठाए कहाँ बिठाए, बड़ी मतलब भगत बड़ा उसका ख्याल रखना, और वो भी उसका बड़ा ख्याल रखती। सास बड़ी हैरान की है तो इतनी ज़बरदस्त बहू निकली मेरी,
मैं तो उसको पता नहीं क्या कुछ समझ रही थी, लेकिन ज़ाहिर है वो आपे में नहीं थी वो, तो वो उसके साथ वो मामला ही कुछ और थे, तो वो उसके साथ ये होना था जो मतलब हुआ। तो बहरहाल ये इनके दोस्त ने मुझे भेजी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल अनोखी अपनी नौयत की एक अनोखी आप बीती थी, जो शायद जितनी भी आप बीती आज तक मैंने बयान किए वाक़या जो बयान किए आप लोगों को, तो वो मेरे ख्याल इस टाइप का कोई वाक़या इससे पहले कभी नहीं बयान किया। एनीवे, उम्मीद है मुझे कि आपको ये आप बीती पसंद आई होगी। तो नए व्यूवर्स जितने भी हैं वो बड़ा मेहरबानी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो भी देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।